Hello student, good morning. Myself Anita Gautam, Education Department from City Group of College. मैं BLED सेकेंड ईयर में आपका वेलकम करती हूँ। मैं BLED सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मेरा अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है। ये मेरा चौथा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था। डिमांड में मीनिंग यानी कि उसका अर्थ, डिमांड का अर्थ, परिभाषा यानी डिफिनीशन और उसके काइंड यानी प्रकार बताया था। सेकेंड लेक्चर में मेरा जो है वो डिमांड कंटिन्यू चला था, जिसमें मैंने शेड्यूल ऑफ डिमांड और यानी कि जो डिमांड की सारणी होती है उसको बताया था। फिर लॉ ऑफ डिमांड यानी कि लॉ का नियम जो होता है वो बताया था। एजम्पशंस यानी मान्यताएं और स्लोप यानी ढलान के बारे में बताया था। थर्ड लेक्चर में मैंने पूर्ति यानी सप्लाई को कंप्लीट किया था। पूर्ति में मैंने पूर्ति का अर्थ, पूर्ति की परिभाषा, पूर्ति का नियम और एजम्पशंस एंड स्लोप के बारे में बताया था, यानी कि सप्लाई का अर्थ और परिभाषा तथा प्रकार और मान्यताएं और ढलान के बारे में बताया था। आज मेरा जो है ये चौथा लेक्चर है, उसी फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक उपभोक्ता की बचत यानी कि कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे आया, पहले आज हम ये जानेंगे कि जो हमारा उपभोक्ता की बचत की धारणा है उसको सर्वप्रथम जो है 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर ड्यूपिट ने दिया था, ठीक। लेकिन बाद में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया, ठीक। फिर बाद में प्रोफेसर जो J.R. हिक्स थे, उन्होंने उदासीनता की वक्र रेखा की सहायता से और अधिक प्रमाणित बना दिया। फिर उपभोक्ता की बचत की धारणा को प्रोफेसर ड्यूपिट ने सापेक्ष उपयोगिता यानी रिलेटिव यूटिलिटी के नाम से पुकारा। फिर मार्शल ने प्रथम बार इस विचार को उपभोक्ता का लगान यानी कंज्यूमर्स रेंट के बाद में के नाम से जाना। फिर उसके बाद में बचत, उपभोक्ता की बचत के नाम से पुकारा, यानी मार्शल ने इसे जो नाम दिया वो उपभोक्ता की बचत का नाम दिया, जो कि आज भी प्रचलित है। लेकिन आज के समय में अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत यानी बायर्स सरप्लस नाम दे दिया है। अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। पहली परिभाषा मार्शल के अनुसार है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही अतिरिक्त संतोष का आर्थिक माप है। इसको उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपये है, मतलब 10 रुपये वो एक व्यक्ति उसको दे सकता है, उसकी जेब में 10 रुपये, लेकिन वो वास्तव में 8 रुपये में उस वस्तु को खरीदता है। यानी कि जो वास्तविक कीमत है दिया उसने वो 8 रुपये दिया और उसके जेब में कितना है 10 रुपये, तो जो उसकी बचत हुई 2 रुपये, वही हमारी उपभोक्ता की बचत कहलाती है। यानी जो कीमत देने के लिए वो तत्पर है और वास्तव में वो जो कीमत देता है, यानी 10 रुपये देने के लिए वो तत्पर है, लेकिन वास्तव में कितना दिया, उसने 8 रुपये ही दिया, तो जो 2 रुपये की बचत हुई वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी से मिलने वाली उपभोक्ता की बचत उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्यागी गई उपयोगिता का अंतर है, ठीक है। फिर देखिए प्रोफेसर पैसन के अनुसार इन्होंने बताया कि जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में दे देते हैं, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें वही बात बोली कि जो कुछ हम देने के लिए तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, तो वो दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, हमारी उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। उपभोक्ता की बचत का देखिए आधार क्या होता है। उपभोक्ता की बचत का आधार माइनस कुल तथा सीमांत उपयोगिता का अंतर, यानी कि जो बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस माइनस डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु की
उतनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है जितनी उस वस्तु के उपभोग से उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। इसमें देखेंगे कि कैसे होता है ये। तो उपयोगिता ह्रास नियम के कारण एक उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम इकाई के लिए अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक त्याग करना चाहता है, क्योंकि पहली इकाई की उपयोगिता बाद की इकाइयों से अधिक होती है, परंतु उपभोक्ता सभी इकाइयों का सामान्य मूल्य देता है। उपभोक्ता का यह क्रय तब तक चलता रहता है जब तक उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाती। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये की वस्तु है, तब भी वो जो कस्टमर होगा वो उसे 30 रुपये देगा, 90 पे भी वो 30 रुपये ही देगा। तो इस तरह से वो जब तक वो 30 रुपये वास्तव में उसकी जो कीमत है वही वो 30 रुपये अदा नहीं करता है, यानी कि जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाती है, उपभोग के इस क्रय में सीमांत इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होती है। यानी कि कीमत से अधिक थी, जब वो 100 रुपये था तब भी 30 दे रहा था, 90 हुआ तब भी 30 दे रहा था, और जब 30 था तभी वो 30 ही दे रहा है। इसलिए हमेशा सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक, सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होती है। इसलिए उपभोक्ता को सीमांत इकाई से पूर्व की प्रत्येक इकाई से कुछ न कुछ बचत अवश्य प्राप्त होता है। यही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। मतलब जब 30 रुपये की मतलब उसकी इकाई है और 30 रुपये देगा तो उसको कोई बचत नहीं होगा, लेकिन अगर वो 100 रुपये की इकाई है और वो 30 रुपये में वो व्यक्ति उसको ख़रीदता है तो उसकी जो बचत होती है बाकी की, वो उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता यानी जो टोटल यूटिलिटी होती है तथा सीमांत उपयोगिता यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता को एक वस्तु की क्रय की जाने वाली अंतिम इकाई से पहले वह जितनी इकाइयों का क्रय करता है उससे अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाले इस आधिक्य यानी सरप्लस के प्रयोग को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। देखेंगे इसको तालिका के द्वारा समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि माना कि एक उपभोक्ता नारंगी का उपभोग करना चाहता है, यानी संतरे का उपभोग करना चाहता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता के अनुसार बाजार में नारंगी का जो मूल्य है वो 30 पैसे प्रति नारंगी निश्चित हुआ है। उपभोक्ता ज्यों-ज्यों नारंगियों का उपभोग करता है त्यों-त्यों नारंगी से मिलने वाली उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। उपभोक्ता नागरिकों की जिन इकाइयों को पहले क्रय करता है उनसे उसे अधिक उपयोगिता मिलती है, इसलिए वह प्रारंभ में इकाइयों के लिए अधिक पैसा देने को तत्पर है, परंतु उसे नारंगी 30 पैसे में ही उपलब्ध हो जाती है। उपभोक्ता नागरिकों के उपयोग को तब तक चालू रखता है जब तक कि नारंगी की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता उसके लिए त्यागी गई द्रव्य की सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। तो जैसे इसमें जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे ये देखिए इसी तालिका से स्पष्ट है कि जैसे कोई सीमांत उपयोग, पहले देखिए नारंगी की इकाई यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके दिखा है। दूसरी तालिका जो बनी है उसमें देखिए सीमांत उपयोगिता जैसे कीमत जिसे उपभोक्ता देने को तत्पर है, और जो तीसरी लाइन है उसमें जो है उसमें है नारंगी की कीमत वास्तव में जो कीमत दी जाती है। यानी पहला क्या है, जो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तत्पर है, और दूसरा जो कीमत वो वास्तव में दे रहा है, तो उसी से फिर उपभोक्ता की बचत लेते हैं। इसमें यहाँ पे भी देखिएगा कि जैसे जैसे मतलब वो बोलता है कि जब हमारी जो है उपयोगिता ज़्यादा होती है तो घटते हुए क्रम में प्राप्त हो जाती है। चलिए यहाँ से ही हम समझते हैं कि देखिए जब वो पहली इकाई में देखेंगे कि जब नारंगी की इकाई जब पहली में देखेंगे कि जब जो उपभोक्ता है यानी सीमांत उपयोगिता कीमत में जब उपभोग देने के लिए तत्पर है तो 100 रुपये देने के लिए वो तत्पर है, लेकिन वो वास्तव में कितना दे रहा है, 30 रुपये दे रहा है। तो जो हमारा उपभोक्ता की बचत कहलाएगी
वो हमारी 100 माइनस 30 यानी कि 70 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे में फिर वो कितना रुपए देने के लिए तत्पर है, 90, लेकिन वो वास्तव में कितना दे रहा है, 30 ही दे रहा है। तो फिर हमारी जो उपभोक्ता की बचत होगी वो 90 माइनस 30 बराबर 60 हो जाएगी। फिर हम तीसरे में देखेंगे कि तीसरे में जो वो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तत्पर है वो कितना है, 70, लेकिन वास्तव में वो कितना दे रहा है, 30 रुपये ही। तो 70 माइनस 30 बराबर हमारा हो जाएगा 40। जो बचत हो रही है वो हमारी 40 हो जाएगी। जब चौथी इकाई में देखेंगे कि जब चौथी इकाई में कि जो वो उपभोक्ता देने के लिए कितना तत्पर है, 60, लेकिन वो वास्तव में कितना दे रहा है, 30। तो जो हमारी उपभोक्ता की बचत होगी वो 60 माइनस 30 कितनी हो जाएगी, 30 ही रहेगी। फिर पाँचवें इकाई में देखेंगे कि जो हमारा उपभोक्ता है वो देने के लिए कितना तत्पर है, 50 रुपये, लेकिन वो वास्तव में कितना दे रहा है, 30 रुपये ही। तो 50 माइनस 30 जो हमारी उपभोक्ता की बचत हुई वो 20 रुपये हो गई। इसी तरह जब छठी इकाई में देखेंगे कि उपभोक्ता जो है देने के लिए कितना तत्पर है, 30, और जो वास्तव में दे रहा है वो भी 30। तो 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे उपभोक्ता की जो बचत हो गई वो 0 हो गई। तो इसको फिर हम यहाँ देखेंगे कि उपयुक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि क्रेता नारंगी की पहली इकाई को क्रय करने के लिए 100 पैसे तक देने को तैयार है, परंतु बाज़ार में उसे नारंगी 30 पैसे में ही मिल जाती है। ठीक है, जैसा अभी आपने ऊपर सारणी में देखा तालिका में कि वो 100 रुपये पहले में 100 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे नारंगी जो 30 रुपये में मिल जाती है। तो उपभोक्ता को नारंगी की पहली इकाई से जो बचत होती है तो कितनी होती है, 100 माइनस 30 यानी कि 70 रुपये उसको बचत होती है। अतः नारंगी की प्रथम इकाई से उपभोक्ता की बचत 70 इकाई के बराबर है। नारंगी की दूसरी इकाई, मतलब अभी ऊपर हमने सब देखा है, ऊपर दूसरी इकाई से होने वाली उपभोक्ता की बचत उसमें है 90 माइनस 30 तो 60 हो गया। ऐसे ही करके जो है तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी इकाई से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत 30, 40, 30, 20 और 0 है। ठीक है, तो जब हम टोटल उपभोक्ता की जो बचत का टोटल करेंगे वो हमारा कितना आ जाएगा, 220। और जो पैसे हैं यानी जो उपभोक्ता देने के लिए तत्पर है यानी टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 400, लेकिन वो वास्तव में जो टोटल पैसा देता है तो वो जो 6 यूनिट में डिवाइड है वो 30 करके 180 रुपये देता है। यानी 400 देने के लिए तत्पर है लेकिन टोटल में कितना देता है, 180, और जो उसकी बचत होती है वो होती है 220। वही यहाँ पे देखिए दे रखा है कि जो उपभोक्ता की कुल बचत होती है वो टोटल कितनी हो जाती है, 220। मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा को हम निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस प्रति इकाई कीमत गुणे उपभोग की गई इकाइयों की संख्या। इसको इस तरह से देखेंगे, उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी माइनस प्रति इकाई कीमत यानी जो प्राइस है हमारी वो इंटू उपभोग की गई इकाइयों की संख्या यानी उसको n से व्यक्त किया गया है, n। ठीक, तो यहाँ UT क्या हो गया हमारा, TU जो है टोटल यूटिलिटी है हमारी, जो है वो कुल उपयोगिता का योग है, और जो P है वो प्राइस यानी वस्तु की कीमत हो गई, और जो N है वो वस्तु की क्रय की गई कुल इकाई हो गई। तो समीकरण के आधार पर जो उपभोक्ता की बचत तालिका है वो देखिए इस तरह हो जाएगी कि CS इज इक्वल टू TU माइनस P इंटू N, अर्थात टोटल जो है वो कितना था, जो कंज्यूमर सरप्लस देने के लिए तैयार है यानी उपभोक्ता देने के लिए तैयार है वो 400 है, लेकिन देता कितना है, 30 गुणे 6 यानी 6 इकाइयों यूनिटों में वो 30 रुपये ही देता है। तो ये 180 हो जाएगा, यानी 400 माइनस 180 इज इक्वल टू हमारा 220। यही यहाँ से भी देख लेंगे, ये देखिए हो रहा है। अब हम उपभोक्ता की बचत का महत्व पढ़ेंगे कि उपभोक्ता की बचत के विचार का महत्व क्या है। तो देखिए इसमें 2 तरह के बचतें हैं, महत्व हैं। पहला है हमारा सैद्धांतिक महत्व और दूसरा है हमारा व्यवहारिक महत्व। तो सबसे पहले हम सैद्धांतिक महत्व देखेंगे। सैद्धांतिक महत्व में है हमारा विनिमय का महत्व।
विनिमय महत्व में देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत का विचार विनिमय के लाभों को प्रकट करता है। यह विचार स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के लिए त्यागी गई द्रव्य की उपयोगिता से अधिक होती है। उदाहरण के लिए जैसे मतलब वो वस्तु ज़्यादा उपयोगी है या कम उपयोगी है, उस हिसाब से वो जो कीमत चुकाता है वही यहाँ पे बताया गया है कि स्पष्ट करता है कि वस्तु की उपयोगिता के लिए त्यागी गई द्रव्य की उपयोगिता से अधिक होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास 2 रुपये है, ठीक, वह 2 रुपये में पुस्तक तभी खरीदेगा जबकि पुस्तक की उपयोगिता 2 रुपये से अधिक हो। यानी वो बुक अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए तभी वो बुक खरीदेगा। यदि पुस्तक की उपयोगिता 2 रुपये से कम है, ठीक, यानी वो बुक उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वह पुस्तक नहीं खरीदेगा। जो बात पुस्तक खरीदने वाले के लिए सत्य है वही बात पुस्तक बेचने वाले के लिए भी सत्य है। ठीक है, जो खरीद रहा है उसके लिए भी वही मायने रखता है, जो बेच रहा है उसके लिए भी। तो पुस्तक का विक्रेता पुस्तक की उपयोगिता की तुलना 2 रुपये से करेगा। यदि उसे पुस्तक की तुलना में पुस्तक से अधिक उपयोगिता मिल रही है तो वह कदापि पुस्तक नहीं बेचेगा, अन्यथा पुस्तक बेच दी जाएगी। ठीक, दूसरा हमारा महत्व सैद्धांतिक महत्व उपयोग और विनिमय मूल्य में महत्व। उपभोक्ता की बचत का महत्व तब अधिक बढ़ जाता है जब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर जाए कि वस्तु का उपयोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज़, विनिमय मूल्य यानी वैल्यू इन एक्सचेंज से क्यों अधिक होता है। इस कथन से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि पुस्तक की उपयोगिता वस्तु की उपयोगिता से अधिक नहीं होती तो विनिमय नहीं होता। ठीक, विनिमय करने से उसे बचत होती है। यह बचत जितनी अधिक होगी उसमें उतना ही अधिक उपयोग मूल्य होगा। यही कारण है कि कुछ वस्तुएं जैसे नमक, पोस्ट कार्ड, दिया सलाई, समाचार पत्र आदि का उपयोग मूल्य उसके विनिमय मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि इसके क्रय के लिए बहुत अल्प द्रव्य देना पड़ता है जबकि उपयोगिता अधिक मिलती है। इसलिए इसके प्रयोग से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है। हमारा सैद्धांतिक महत्व। अब हम व्यवहारिक महत्व देखेंगे। व्यवहारिक महत्व में पहला महत्व है एकाधिकार मूल्य निर्धारण में महत्व। ठीक, एकाधिकार मूल्य निर्धारण में महत्व पहला है कि एकाधिकार मूल्य निर्धारण में उपभोक्ता की बचत की सहायता लेता है। वह यह देखता है कि लोगों को जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अधिक हो रही है वह उन वस्तुओं का मूल्य अधिक रखता है। ठीक है, जैसे वो देखेगा कि इस वस्तु से उपभोक्ता की बचत अधिक हो रही है तो वो उस हिसाब से मूल्य को अधिक बढ़ाकर रखेगा। दूसरा हमारा है कि आर्थिक स्तर के तुलनात्मक अध्ययन में महत्व। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आर्थिक स्तर की तुलना करने के लिए उपभोक्ता की बचत की सहायता ली जाती है। जिन राष्ट्रों में उपभोक्ता की बचत अधिक होती है उन राष्ट्रों का आर्थिक स्तर उन राष्ट्रों की अपेक्षा उच्च होगा जहां उपभोक्ता की बचत कम होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जहाँ उपभोक्ता की बचत अधिक होगी वहाँ का राष्ट्र ज़्यादा ही अच्छा होगा। अतः उपभोक्ता की बचत के आधार पर हम विकसित तथा अर्धविकसित देशों के बीच के अंतर को भी स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं क्या हैं, यानी एजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो पहला है हमारा कि उपयोगिता जो होती है वो मापनीय होती है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी उपयोगिता है वो मापनीय है। कैसे? मार्शल ने उपयोगिता को द्रव्य में मापनीय बताया है। इनके अनुसार हम जिस वस्तु को क्रय करने के लिए जितना मूल्य देना चाहते हैं वह मूल्य यानी द्रव्य ही वस्तु की उपयोगिता कही जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व। वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व में देखेंगे कि मार्शल के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना स्वयं का महत्व होता है और उसकी प्रकृति भी स्वतंत्र होती है। एक वस्तु की पूर्ति व उपयोगिता दूसरी वस्तु की पूर्ति व उपयोगिता
फिर से देखेंगे कि एक वस्तु की पूर्ति, मतलब इसमें देखेंगे वस्तु विशेष का महत्व, मतलब वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व क्या है कि मार्शल के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना स्वयं का महत्व होता है और उसकी जो प्रकृति होती है वो भी स्वतंत्र होती है। एक वस्तु की प्रति यानी जो पूर्ति व उपयोगिता दूसरी वस्तु की पूर्ति व उपयोगिता को प्रभावित नहीं कर सकती है। तीसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता तथा उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत जो द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को यथा स्थिर मान लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को यथा स्थिर मान लिया जाता है। चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा। ठीक, चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा। इसको हम समझेंगे कि जो उपभोक्ता की बचत के लिए अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की गई है, क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा वस्तुएं समान आकार प्रकार की होनी चाहिए। जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं की कीमत भी समान होनी चाहिए, मतलब जो भी वस्तुएं का उपयोग किया जाता है उन वस्तुओं की जो कीमत है वो भी सामान्य होनी चाहिए और कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं थी। तो हमारा आज उपभोक्ता की बचत जो है ये 4th लेक्चर में ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नए टॉपिक फर्स्ट यूनिट का ही एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे। तो ये मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। मेरे और जो पहले के वीडियो हैं वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तभी जो पहले के वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे और जो लास्ट के वीडियो आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक सीरीज़ के रूप में वीडियो बन रहा है, तो आपको सीरीज़ के रूप में ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।